हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित कुमार दास। आज मैं बताऊंगा हाउ टू मैनेज ए ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट। कितना कैपेसिटी का हो, 765 का हो, 400 का हो, कुछ भी हो, हाउ टू मैनेज ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है। सपोज आप एक मैनेजर हो, कंपनी ने आपको एक नया प्रोजेक्ट दे दिया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, हाउ टू एग्जीक्यूट। वो भी ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट है, मान लो 765 kV का प्रोजेक्ट है, तो पहले प्लानिंग सेक्शन तो इम्पोर्टेंट रोल है। पहले तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, सर्वे का, साइट डेवलपमेंट कैसे होगा, मटेरियल का, मैन पावर का, एग्जीक्यूशन का, क्लाइंट हैंडलिंग का, वो सब कुछ आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। सपोज आपका लाइन 160 किलोमीटर है, तो पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्वे का प्लानिंग कैसे करें और साइट पे कैसे इम्प्लीमेंट करें जो कि अच्छा आउटपुट आएगा। पहले सर्वे में क्या क्या लगता है। सर्वे में मशीन, टोटल स्टेशन बोलते हैं उसको, वो भी चाहिए। वो कितना चाहिए वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। मैन पावर भी चाहिए। मैन पावर मीन्स सर्वर चाहिए, कितना सर्वर चाहिए, कितना उनका असिस्टेंट चाहिए, वो सब प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद सर्वर क्या क्या एक्टिविटी करेगा साइट पे ना। वॉकओवर सर्वे होगा, डिटेल सर्वे होगा, चेक सर्वे होगा, क्रशिंग प्रपोजल वगैरह बनाना पड़ेगा। ये सब एक्टिविटी है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, सर्वेयर जब साइट से डाटा लेगा, उसको डाटा मीन्स कोऑर्डिनेट लेगा, उसको फिर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में पहले तो टॉपोशीट जैसे आपको नया प्रोजेक्ट मिला, आप क्लाइंट से मिले, आपको कुछ पता नहीं है, क्लाइंट से टॉपोशीट लेना पड़ता है, लेके उसे देखना पड़ता है अपना लाइन किधर जा रहा है। और ऑल्सो कोऑर्डिनेट, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। क्लाइंट ने किया हुआ करता है पहले से, उसे कोऑर्डिनेट लेके फिर वॉकओवर सर्वे करना पड़ेगा, डिटेल सर्वे करना पड़ेगा, चेक सर्वे करना पड़ेगा, क्रॉसिंग प्रपोजल वगैरह बनाना पड़ेगा। जैसे अपना सर्वेयर डिटेल सर्वे करेगा, डिटेल सर्वे का जो डाटा है लाएगा साइट से, कोऑर्डिनेट लाएगा, उसको फिर टावर स्पॉटिंग करना, प्रोफाइल बनाना, वो सब करना पड़ेगा। ये पार्ट मतलब आउटसोर्सिंग करना पड़ता है। अपना पास इंजीनियरिंग सेक्शन होगा तो कॉर्पोरेट में वो कर लेगा, नहीं होगा तो बाहर में किसी से कराना पड़ेगा। उसके बाद वो टावर शेड्यूल बनाएगा, डिटेल सर्वे करेगा, डिटेल सर्वे का टावर शेड्यूल बनेगा, चेक सर्वे करेगा, चेक सर्वे का टावर शेड्यूल बनेगा। वो सब अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले डिटेल सर्वे का टावर शेड्यूल अप्रूवल लेना पड़ता है क्लाइंट से, वो चेक करता है, उनको जो डाउट आएगा उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है साइट पे जाके। वो सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर डिटेल सर्वे हो जाता है, कुछ परसेंट मतलब सपोज 30% हो गया डिटेल सर्वे, उसके बाद पीछे से चेक सर्वे शुरू करना पड़ता है। और डिटेल सर्वे और चेक सर्वे साइमल्टेनियसली चलता है, होगा तो लाइन जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। ऐसा नहीं कि डिटेल सर्वे करेंगे फिर उसके बाद चेक सर्वे करेंगे तो 1 साल क्या 2 साल 3 साल लग जाएगा, लाइन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। फिर क्रशिंग प्रपोजल वगैरह बनाना पड़ता है। क्रशिंग प्रपोजल मीन्स रेलवे क्रशिंग हो गया, NH क्रशिंग हो गया, रिवर क्रशिंग हो गया, और आसपास के एयरपोर्ट है कि नहीं उसका प्रपोजल, एविएशन का प्रपोजल, और
PTCC, वो भी प्रपोजल, उस प्रपोजल बना के क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके और कंसर्न डिपार्टमेंट पे सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद कौन सा लोकेशन पे बेंचिंग आएगा, कौन सा लोकेशन पे रिवेटमेंट आएगा, वो साइट पे जाके साइट का डाटा लेके फिर उसका प्रपोजल बनता है, फिर उसको क्लाइंट को दिया जाता है। क्लाइंट फिर वेरिफिकेशन करता है साइट पे जाके, फिर वो अप्रूव मिलता है, फिर अपना एग्जीक्यूशन टाइम पे वो एग्जीक्यूट होता है। साइट डेवलपमेंट, साइट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है? आपको जैसे लाइन का डिटेल मिल गया, लाइन कहाँ से किधर जा रहा है, किधर होके जा रहा है, आपका स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन मिल गया, तो वही हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्टोर का, ऑफिस का, गेस्ट हाउस का पोजीशन। मान लो आपका लाइन का लेंथ है 160 किलोमीटर, सपोज 160 किलोमीटर, आपको कम से कम 3 सेक्शन करना पड़ेगा। 3 सेक्शन करेगा तो वो हिसाब से आपका स्टोर का पोजीशन फाइनल करना पड़ेगा। पहले स्टोर कहाँ रखना है, वहाँ पे एक्सेस क्या है, रोड का एक्सेस क्या है, NH है कि नहीं है, NH का नज़दीक रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा बड़ा लरी, टार पार्ट्स, कंडक्टर ड्रम लेके आएगा वो स्टोर को आसानी से जा सकता है। और वहाँ से साइट नज़दीक हो, कंडक्टर लोग मटेरियल लेके, स्टॉव वगैरह लेके, टेम्पलेट वगैरह लेके आसानी से जा सकता है। और टार पार्ट्स या कंडक्टर ड्रम जब भेजा जाएगा साइट पे, कम से कम खर्चा आएगा। वही हिसाब से डिसाइड करके वो सब स्टोर, 2 स्टोर कम से कम चाहिए, फाइनल करना पड़ता है। जैसे उसके साथ ऑफिस, क्लाइंट का ऑफिस कहाँ पर है, वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ बैठता है, वही उसके आसपास 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर ऑफिस लेने से अच्छा होता है। फिर गेस्ट हाउस, जैसे आपका 3 सेक्शन हो गया, हर सेक्शन 60 किलोमीटर, तो 3 सेक्शन इंचार्ज, इस सेक्शन का सेक्शन इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, वो सब रहने के लिए तो गेस्ट हाउस चाहिए। वो हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ लेने से सूटेबल रहेगा, खर्चा कम आएगा। उसके बाद साइट एक्टिविटी, साइट एक्टिविटी कैसे इनिशिएट करना है। सपोज आपका 20% चेक सर्वे हो गया, अप्रूव मिल गया, उसका पीछे आपको इनॉग्रेशन करके काम शुरू करना है। आपका स्टॉक वगैरह आ गया, सीमेंट वगैरह आ गया, तो 10 पे आ गया फाउंडेशन का, तो एक डेट फिक्स करके उसी डेट में इनॉग्रेशन करके क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके फिर डेट फिक्स करके इनॉग्रेशन करना पड़ता है, फिर आगे से काम शुरू होता है। Now, नीड ए प्रोजेक्ट मैनेजर। सपोज आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जो कि HO के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। HO में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, नीचे साइट का कंट्रोल मॉनिटरिंग करेगा, क्लाइंट के साथ मीटिंग करेगा। प्लानिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर सपोर्ट टू प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो सोचेगा वो हिसाब से वो प्लानिंग करेगा, वो प्लानिंग साइट पे इम्प्लीमेंट होगा। FQP, फील्ड क्वालिटी प्लान। FQP आज पर कंट्रैक्ट, FQP कैसे मेंटेन करना है, कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे रजिस्टर मेंटेन करना है, कैसे साइट पे क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए, वो इंजीनियर देखेगा। सेक्शन इंचार्ज, आपके पास 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन के लिए 3 सेक्शन इंचार्ज चाहिए, हर सेक्शन के लिए सेक्शन इंजीनियर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए।
वो कितना क्या लेना है वो प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी फाइनलाइज। और जो रिक्वायरमेंट होगा फिर आगे बताएगा कि हमको इतना सेक्शन इंचार्ज चाहिए, इतना इंजीनियर चाहिए, इतना सुपरवाइजर चाहिए। स्टोर इंचार्ज स्टोर को मैनेज करेगा। जैसे मटेरियल वगैरह इनपुट होगा स्टोर पे, उसको कहाँ से किसे अच्छे से रखना है, मटेरियल किसे साइट को इशू करना है, वो सब कुछ मैनेज करेगा। और उसको साथ देने के लिए 2 स्टोर असिस्टेंट भी चाहिए। और स्टोर में जो एक्टिविटी होगा लोडिंग अनलोडिंग वो सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर चाहिए या डिपार्टमेंटल लेबर चाहिए। और स्टोर का इशू स्लिप वगैरह मेंटेन करना, चालान वगैरह मेंटेन करना, मटेरियल वगैरह जो आएगा उसका डॉक्यूमेंट करना, रजिस्टर मेंटेन करना, इनवर्ड आउटवर्ड का, वो सब स्टोर इंचार्ज मैनेज करेगा। फिर कमर्शियल इंचार्ज, साइट पे एक्सपेंस, लोकल एक्सपेंस होगा और बिलिंग वगैरह होगा, लोकल परचेज वगैरह होगा, वो सब के लिए एक कमर्शियल इंचार्ज वो सब मैनेज करेगा। जैसे बिलिंग के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर का जो बिलिंग होगा, मंथली बिलिंग होगा, उसके लिए एक बंदा चाहिए। और जो मटेरियल वगैरह जो आता है स्टोर पे, वो सब मटेरियल बिलिंग होगा, वो सब देखना पड़ेगा। एक बंदा बिलिंग करता है। जो कंपनी का जो सिस्टम है, कंपनी का ERP होता है, वो हिसाब से वो बंदा HO के साथ कोऑर्डिनेट करके बिलिंग कराता है और पेमेंट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट पे आ जाता है। कॉन्ट्रैक्टर साइट पे जो मैन पावर इम्प्लीमेंट होगा, फिटर लेबर, वो सब कॉन्ट्रैक्टर अरेंज करेगा। पहले तो आज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या उसके ऊपर कोई भी हो, हेड तो कॉन्ट्रैक्टर्स, फाउंडेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, इरेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, स्ट्रिंगिंग, फाइनल चेकिंग, टैग होल्डिंग, वो सब हायर करना पड़ता है। एक सेक्शन में कितना कॉन्ट्रैक्टर डालना है। सपोज फाउंडेशन के लिए 4 कॉन्ट्रैक्टर, इरेक्शन के लिए 4 कॉन्ट्रैक्टर, स्ट्रिंगिंग के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर, फाइनल चेकिंग के लिए 3 कॉन्ट्रैक्टर, टैग होल्डिंग के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर, वो सब डिसाइड करके एक वर्क ऑर्डर बनता है सब कॉन्ट्रैक्टर का। उसमें रूल एंड रेगुलेशन रहता है, वो हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर दिया जाता है, वो काम शुरू करता है। और उसका बिलिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट होना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पॉलिसी। नाउ T&P टूल्स क्या चाहिए। आपका लाइन 160 किलोमीटर है, सपोज आपका 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन के लिए टूल्स क्या चाहिए। फाउंडेशन के लिए, इरेक्शन के लिए, स्ट्रिंगिंग के लिए आपने डिसाइड करना पड़ेगा कितना ज्ञान डालना, फाउंडेशन का कितना ज्ञान, इरेक्शन का कितना, स्ट्रिंगिंग का कितना। सपोज आपने फाउंडेशन का 4 ज्ञान डाला, स्ट्रिंगिंग का 4 ज्ञान डाला, स्ट्रिंगिंग का 2 ज्ञान डाला, हर सेक्शन के लिए 4-4 करके 4-12 फाउंडेशन ज्ञान हो गया, 4-12 इरेक्शन ज्ञान हो गया, 3-6 स्ट्रिंगिंग ज्ञान हो गया। उस सब के लिए टूल्स वगैरह चाहिए। तो फाउंडेशन के लिए क्या क्या टूल्स लगता है, इरेक्शन के लिए क्या लगता है, स्ट्रिंगिंग के लिए क्या लगता है, वो एक डिटेल बना के फिर उसको अच्छे से चेक करके फिर प्रोजेक्ट मैनेजर HO के साथ कोऑर्डिनेट करता है। फिर HO अरेंज करके, HO पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैन पावर, वो अरेंज करके वो साइट को भेजता है, फाउंडेशन के लिए, इरेक्शन के लिए, स्ट्रिंगिंग के लिए। नाउ मटेरियल, सपोज आपका डिटेल सर्वे कंप्लीट हो गया,
तो आपको कम से कम 30% फाउंडेशन मटेरियल के लिए प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपको काम शुरू करने के लिए कुछ प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। सपोज मेरा हिसाब से 30% आप कर सकते हैं। चेक सर्वे में थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। टोटल क्वांटिटी से 30% प्रोक्योरमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स स्टॉक, सीमेंट, स्टील वो तो मतलब आज पर रिक्वायरमेंट। सपोज रेनी सीजन में सीमेंट का कंज्यूम नहीं होगा, स्टील रस्ट लग जाएगा, वो हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। कब मतलब ऑर्डर देना है, कब मंगाना है। सपोज एक मंथ में आपको इतना काम करना है, वो हिसाब से सीमेंट स्टील का रिक्वायरमेंट देना पड़ता है। और स्टॉक के लिए कम से कम टोटल लाइन का 30% स्टॉक का रिक्वायरमेंट दे दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें टाइम लगता है, फैब्रिकेशन करना, टेस्टिंग करना। कंपनी तो खुद नहीं बनाता है, जिसका है तो अलग चीज़ है। तो फैब्रिकेशन, टेस्टिंग, क्लाइंट विजिट, वो सब बहुत कुछ होता है। वो मतलब 30% ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद जैसे आपका चेक सर्वे 40% हो गया, तो आप 40% फाउंडेशन का मटेरियल ऑर्डर कर दीजिए, एक्सेप्ट सीमेंट स्टील। सीमेंट स्टील मंथली ऑर्डर किया जाता है। टावर 40% ऑर्डर कर दीजिए, स्ट्रिंगिंग 40% कर दीजिए, कंडक्टर हो गया आपका, ये जो एक्सेसरीज वगैरह वो 40% कर दीजिए। आफ्टर फाइनलाइज 60% ऑफ चेक सर्वे, जो बैलेंस आपका 60% जो बचा है, पहले 40% कर दिया था, अभी 60% बचा है, उससे आप जो बैलेंस 30% फाउंडेशन का स्टॉक वगैरह वो भी करा दीजिए, 60% टावर का करा दीजिए, 60% स्ट्रिंगिंग का करा दीजिए। और सबका इंश्योरेंस होना चाहिए, साइट का। एग्जीक्यूशन, आपको फाउंडेशन, इरेक्शन, स्ट्रिंगिंग एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए आपको अच्छा से प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग जैसे कि प्रोजेक्ट को 1 साल का अंदर कंप्लीट करना है, 1 साल का प्लानिंग करना पड़ेगा। एक माइलस्टोन फिक्स करके प्लानिंग करना पड़ेगा। मतलब मटेरियल का प्लानिंग, एग्जीक्यूशन का प्लानिंग, दोनों का 1 साल का करना पड़ेगा। मतलब मटेरियल, मतलब कब कब क्या क्या सामान स्टोर पे पहुंचेगा, इरेक्शन कब किस महीने में कितना करना है, ऐसे करके एक माइलस्टोन फिक्स करना है कि फलाना डेट में अपने जो टाइम पीरियड से पहले हम कंप्लीट करके देंगे। मंथली प्लानिंग करना पड़ेगा, फाउंडेशन का, इरेक्शन का, स्ट्रिंगिंग का। फाउंडेशन के लिए इस महीने में इतना फाउंडेशन हो गया, अगला महीने के लिए फाउंडेशन के लिए सीमेंट स्टील है कि नहीं है, सब पहले से रिक्वायरमेंट देना पड़ता है। देने से हर चीज़ टाइम पे मिल जाता है। तो इस महीने में इतना इरेक्शन हुआ, अगला महीना हमको 30-40 इरेक्शन करना है, उसके लिए टावर है कि नहीं है। स्ट्रिंगिंग सब इस महीने में 15 किलोमीटर कर दिया, अगला महीने में 20 किलोमीटर करना है, उसके लिए मटेरियल है कि नहीं है, सब कुछ है कि नहीं है। इसलिए एडवांसली प्लानिंग करना पड़ता है। वीकली प्लानिंग, सेक्शन इंचार्ज, इंजीनियर, सुपरवाइजर, वो लोग डे टू डे प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, वो सब करना पड़ता है। करने से टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और क्लाइंट का जो रिप्रेजेंटेटिव से होता है, उन लोग का साथ डीलिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, और साइड पे जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट कराना, वो सब कुछ प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करना है। हर आदमी का रोल अलग अलग है, और वो रोल को एक्शन में ला के इम्प्लीमेंट करना, तब जाके प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा।
और होल प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करता है। वो अकेला सब कुछ नहीं कर पाएगा, सब मिलके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट होगा। मेंटेन FQP रजिस्टर, FQP डॉक्यूमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट में जो FQP रिलेटेड जो सब कुछ है वो सब फुलफिल होना चाहिए। साइट पे अच्छा मटेरियल आना चाहिए, क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए, एज पर ड्राइंग के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, वो सब मैनेज करना पड़ता है। और साइट पे ROW वगैरह वो सब देखना पड़ेगा। उसके लिए मतलब अपना इंजीनियर, सुपरवाइजर, सेक्शन इंचार्ज, कॉन्ट्रैक्टर सब मिलके कौन सा लोकेशन को कौन सा खेत में आ रहा है, वो खेत का मालिक कौन है, उसका नाम, डिटेल, गांव वगैरह सब पता करके क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको कन्विंस करा के उनका खेत में टावर, फाउंडेशन, इरेक्शन, स्टिंगिंग वगैरह एक्टिविटी करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, साइट पे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्टाफ, क्लाइंट है, क्लाइंट का स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, फाउंडेशन का, इरेक्शन का, स्टिंगिंग का और सप्लायर्स है, उस सबको साथ अच्छा कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है। मान लीजिए इंडिया में कॉर्पोरेट है, क्लाइंट का भी कॉर्पोरेट है, कंपनी का भी कॉर्पोरेट है। कंपनी का जो कॉर्पोरेट है उसमें टेंडरिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है, HR एडमिन है। साइट पे PM है, इंजीनियर्स है, स्टोर है, सुपरवाइजर्स है। क्लाइंट का भी कॉर्पोरेट है, उनका क्लाइंट का स्टाफ साइट पे है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, सप्लायर्स है। टेंडरिंग मार्केटिंग मतलब टेंडरिंग करता है। सपोज टेंडर डाल दिया, उनको काम मिल गया, तो फिर प्लानिंग किया जाता है, काम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ से मैनपावर आएगा, कहाँ से फंड आएगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सब डिटेल प्लानिंग होता है। वो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्लाइंट का कॉर्पोरेट का प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ तालमेल करके एक एग्रीमेंट करता है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से साइट पे एग्जीक्यूट होता है। प्रोक्योरमेंट, जैसे आपका डिटेल सर्वे हो गया, चेक सर्वे हो रहा है, वो हिसाब से साइट से रिक्वायरमेंट आ जाएगा कि ये मटेरियल चाहिए, वो हिसाब से वो अरेंज करता है। मटेरियल, फाउंडेशन का मटेरियल, इरेक्शन का, स्टिंगिंग का, और उसका टेक्निकल की स्पेसिफिकेशन हिसाब से क्लाइंट से अप्रूवल लेके इंस्पेक्शन वगैरह करा के प्रोडक्शन सप्लायर को ऑर्डर देके प्रोडक्शन करा के फिर वहाँ से डायरेक्ट साइट को सप्लाई करता है। कमर्शियल डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट में साइट पे जो फंड चाहिए अलग अलग एक्टिविटी के लिए वो सब मैनेज करता है। HR एडमिन, वो तो पता है आप लोग को, वो सब मैनेज करता है HR एडमिन डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट साइट में जो प्रोजेक्ट मैनेजर साइट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हेड ऑफिस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। इंजीनियर भी कोऑर्डिनेट करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। क्लाइंट PM क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेजर से कोऑर्डिनेट करता है, और इंजीनियर्स क्लाइंट के इंजीनियर से के साथ कोऑर्डिनेट करता है। सुपरवाइजर क्लाइंट का इंजीनियर्स, क्लाइंट के टेक्नीशियन लोग के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर्स, स्टोर सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। स्टोर सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, गाड़ी कब भेजेगा, क्या करेगा, वो सब होता है। PM भी सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है। और सेफ्टी का मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सेफ्टी का डिटेल में डिस्कशन करूंगा। नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर कीजिए, मत भूलिए, मेरे को मोटिवेट कीजिए। मैं आगे से और अच्छे वीडियो, पावर ट्रांसमिशन, पावर सबस्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, मैं बहुत वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू।